स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सागर टंडन जी, जिन्होंने EPFO 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई सागर जी, और स्वागत करती हूँ आपका स्टडी IQ पे। या तो ये कहूंगी कि आपका आप ही के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद स्टडी IQ फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, ये सच है मैम, मैं 2017 से ही स्टडी IQ के साथ जुड़ा हूँ। और स्टार्टिंग में मैं SSC के लिए जुड़ा था, उसके बाद मैंने EPFO का कोर्स ज्वाइन किया और उससे मुझे रियली बेनिफिट हुआ और आज रिजल्ट आपके सामने है। सागर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आप अपने आप को दर्शकों से रूबरू कराएं। मैम, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम सागर टंडन है। मैं डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से हूँ और मेरी जो स्टडीज़ हुई हैं वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हुई है। अभी फिलहाल मैं पोस्टल असिस्टेंट के पद पे काम कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैं गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ एज ए जुडिशियल क्लर्क। तो मेरी जो जर्नी है वो प्रिपरेशन की स्टार्ट हुई थी SSC एग्जाम से और उसमें जो मेजर रोल था वो स्टडी IQ का ही रहा था, क्योंकि स्टडी IQ को देख के ही मैंने प्रिपरेशन करने का सोचा। और उस टाइम 2017 की बात है जब स्टडी IQ ने अपना पेन ड्राइव कोर्स पहली बार लॉन्च किया था शायद। वो SSC के लिए था, तो मैंने उसको बाई किया और घर बैठे ही मुझे क्वालिटी टीचर से पढ़ने का मौका मिला, जैसे कि गौरव गर्ग, उस टाइम अभिषेक सर थे, महिपाल सिंह राठौर जी थे। तो उसके बाद वो जर्नी फिर चलती रही और मैंने कुछ स्टेट के एग्जाम्स क्रैक किए। मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क का एग्जाम क्रैक किया, जुडिशरी का हरियाणा जुडिशरी में क्लर्क का एग्जाम क्रैक किया और SSC CHSL जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ उसका एग्जाम मैंने क्रैक किया। और फिर उसके कुछ टाइम बाद स्टडी IQ ने UPSC PFO की एडवर्टाइजमेंट आने के बाद अपना एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया, जो कि अमित सर द्वारा लाया गया था, जो फिलहाल अभी एनफोर्समेंट ऑफिसर ही हैं खुद। तो उस डेडिकेटेड कोर्स से मुझे बहुत फायदा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने EPFO का जो सिलेबस देखा था तो मुझे लगा कि इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ उसका SSC से मैच करते थे कुछ सब्जेक्ट्स, और कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो UPSC के कोर सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरी कोई उसमें पास्ट एक्सपीरियंस था नहीं। तो इस कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी। अमित सर ने जो पर्सनल गाइडेंस मुझे दी है और इस कोर्स के द्वारा भी जो मुझे हेल्प हो सकती थी वो उन्होंने प्रोवाइड करवाई और मैंने फाइनली EPFO को क्रैक किया। अगर आप जैसे मेंशन कर रहे हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपने क्रैक किए हैं और स्टडी IQ का अहम रोल रहा है, हमें खुशी है कि हम आपके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए। और मैं ये कहूंगी कि एक नहीं बल्कि कई सक्सेस स्टोरीज आपकी रही हैं, और अभी भी और करंटली पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एज पोस्टल असिस्टेंट। राइट मैम। तो सागर, आप हमेशा ही आप कोई ना कोई एग्जामिनेशन दे रहे थे, सक्सेसफुल भी हो रहे थे उन एग्जामिनेशन में। तो ये जुनून क्या था कि एक एग्जामिनेशन के बाद दूसरा एग्जामिनेशन क्रैक करना है? मैम, एक्चुअली मेरी 2015 में बीटेक कंप्लीट हो चुकी थी। तो एज जो कि काफ़ी इंजीनियर्स के साथ होता है, हम छोटे डिस्ट्रिक्ट से कॉलेज से निकलते हैं बीटेक करके, उसके बाद हमें नहीं पता रहता कि हमें बेसिकली करना क्या है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल था जो उन सब ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी करनी चाहिए कुछ स्टेबल कैरियर के लिए। और गवर्नमेंट जॉब अच्छी मानी जाती है बेसिकली हमारे जैसे एरियाज में, कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है तो आप एक अच्छा स्टेबल जीवन जी सकते हैं। तो उसी सोच के साथ मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर मुझे पढ़ने में मजा आने लगा सीरियसली। जब मैंने SSC का सिलेबस उठाया, जो इंग्लिश GK मैथ्स वगैरह उसमें रहता है, रीजनिंग, उसमें मुझे मजा आने लगा। और जो हमारे फिर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो कंडक्टेड एग्जाम्स होते हैं, वो भी लगभग सेम पैटर्न पे रहते हैं। तो तैयारी मेरी थी, मैंने 1 डेढ़ साल स्टडी IQ के जो डेडिकेटेड पेन ड्राइव कोर्स आया था उससे उसको मैंने 2 3 बार उसको अच्छे से प्रिपेयर किया। तो उसके बाद इस लेवल पे मेरी प्रिपरेशन हो चुकी थी कि मैं जिस भी एग्जाम में बैठ रहा था उसको क्रैक कर पा रहा था। तो
तो यही पैशन है, या स्टडी आईक्यू की तरफ से मेरे को सपोर्ट था काफी, तो वो दोनों ही चीजें साथ में चली। सागर, आपने जैसे कहा कि सिलेबस देखा, पढ़ाई शुरू की और मजा आने लगा। तो शायद जब ये मजा आने वाली बात जब हो जाती है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो जो जर्नी है वो बोझ की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह लगती है। और आपने भी जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए, तो बहुत सारे लोगों के लिए यस एक मैम। प्रेरणा है कि अगर आप भी जर्नी को एंजॉय करने लगे तो बहुत एक नहीं बल्कि कई एग्जामिनेशन जो आप चाहते हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं। तो सागर, प्रिपरेशन बिल्कुल की बिल्कुल। तरफ आते हैं, ईपीएफओ की बात करते हैं। पैटर्न क्या है और ईपीएफओ के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम, ईपीएफओ बेसिकली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। 1952 में इसका गठन हुआ था कि जो पुअर तबके के लोग हैं, जो लेबर क्लास है हमारी, जो जॉब करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जिनकी सैलरी बेसिकली 15,000 तक की है, उनके लिए ईपीएफओ काम करता है, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने में। जैसे 3 तरह की स्कीमें ईपीएफओ प्रोवाइड करता है। एक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, एक रिटायरमेंट कॉर्पस है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपना कुछ अमाउंट डालते हैं, और वो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद उस लेबर को अपना जीवन यापन करने के लिए आगे वो उसको मिल जाता है। दूसरा, फिर इसमें एक इंश्योरेंस स्कीम है। इंश्योरेंस स्कीम है कि कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी लेबर्स को, तो उसके घर वालों का क्या होगा, पीछे उसके बच्चे हैं उनका क्या होगा, डेथ हो जाती है काम करते हुए तो उनका क्या होगा। तो इस सोच के साथ एक इंश्योरेंस स्कीम भी चलाई जा रही है ईपीएफ के द्वारा। तीसरा, एक इसमें फैमिली पेंशन स्कीम है। अगेन, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे बीवी बच्चों का क्या, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली एक पैकेज है जो लो इनकम सैलरीड पीपल है, फिर उनके वो इतना ही कमा पाते हैं जिससे वो सेव तो नहीं कर पाएंगे। तो सागर, आपने जैसे ईपीएफओ के बारे में बताया और ये जो एग्जामिनेशन है वो किस पैटर्न में होता है उसके बारे में बताएं। ठीक है मैम। ईपीएफओ का जो एक सिंगल रिटन एग्जाम होता है, उसका पैटर्न कुछ कुछ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की तरह ही रहता है, बट इसमें कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको एडिशनल लेबर लॉज जो है वो पढ़ने होते हैं, और अकाउंटेंसी इसमें इम्पोर्टेंट रहती है। तो जैसे मैं बीटेक का स्टूडेंट था तो मैंने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी थी, तो मुझे वो अकाउंटेंसी स्टार्टिंग से मुझे करनी पड़ी। और अगेन, जिसमें स्टडी आईक्यू का कोर्स ने मेरी बहुत मदद की। उसके अलावा लेबर लॉज पढ़ने होते हैं। बाकी सब जो पैटर्न है वो प्रीलिम की तरह रहता है। इसमें हिस्ट्री रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, पॉलिटी रहती है, इकोनॉमिक्स रहती है, इंग्लिश हिंदी, वो बाकी जो एसएससी से जो मैच करती हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स रीजनिंग। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। इनको सबको मिला के एक पेपर तैयार किया जाता है। 120 नंबर का, 120 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ये इसका पैटर्न रहता है ईपीएफ। तो सागर, आपने जैसे रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया, अलग अलग सेक्शंस है, तो अब उन सेक्शंस को कैसे डील करना है? आपने जैसे भी मेंशन किया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और जब आप आए तो अकाउंटिंग एक बड़ा चैलेंज दिख रहा था। तो कैसे बहुत सारे लोग आपके साथ आपके से सिमिलर जर्नी रखेंगे, सिमिलर बैकग्राउंड होगा, जी कैसे प्रिपेयर करें? जी। जी, इसमें जैसे कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स थे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जो एसएससी से हूबहू मैच करते थे। तो ऐसा सच मुझे उन सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके अलावा जो मेरे लिए रियल चैलेंज था वो जीएस को करना था और अकाउंट्स को करना था। तो अकाउंट्स के लिए मैंने +1 +2 की जो बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक किसी भी सीबीएसई स्कूल की, वो उसको मैंने कंप्लीट किया। तो शायद टीएस गरेवाल की बुक थी वो जिसको मैंने लगाया था। उसके अलावा जो जीके है, जीके का पार्ट, वो सारा मैंने स्टडी आईक्यू के कोर्स से ही किया। ने बहुत अच्छा कोर्स बनाया था डेडिकेटेड, उसको मैंने थोरोली 2 बार कंप्लीट किया कम से कम। तो उसके बाद ये सब करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, ये एग्जाम शायद मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो जैसे हम बात करें आर्ट ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन, तो हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए और मोरओवर उन क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए जहां पे आप डिलेमा में है कि अटेम्प्ट करना है कि नहीं अटेम्प्ट करना है? मैम, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि एक आर्ट ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम होती है। हम सब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सब बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। जब एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो उसको क्रैक करने का एक अलग ही आर्ट होता है, जो मुझे लगता है कि मैंने एक्वायर कर लिया था। पिछले 3-4 साल में मैंने काफी एग्जाम क्रैक किए हैं, और इसका मेन रीजन है मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट एक एग्जाम से पहले लगाएंगे, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होने लगेगा।
मैंने ईपीएफओ का जो मेरा मेन एग्जाम हुआ था उससे पहले मैं कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट लगा चुका था। तो जिस दिन मेरा एक्चुअल एग्जाम था उस दिन मुझे ऐसा कोई नर्वसनेस फील नहीं हो रही थी कि मेरे लिए कोई नई चीज आ गई है, मेरे आगे कोई नया एग्जाम आ गया है। तो ऐसी कोई मुझे हौच पौच नहीं थी। मैं क्लियर था माइंड में कि मुझे क्लियर करने के लिए बैठना है और मैं क्लियर करके ही निकलूंगा उसको। सागर, कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें? कोई भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या फिर फर्स्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन या फिर आधा सिलेबस, आप क्या सजेस्ट करेंगे? राइट मैम। मैम मेरे एक्सपीरियंस से कंप्लीटिंग द सिलेबस इज ए मिथ। आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये एक सत्य है जो काफी बच्चों को ले डूबता है, मेरा ऐसा मानना है। आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है, तो कुछ टाइम के बाद आप उसको 6 महीने 1 साल तक आप पढ़िए। उसके बाद जब आपको ये लगने लगे कि हाँ मेरा 60 to 70% सिलेबस मुझे लगता है क्लियर हो गया, जो एक हर कैंडिडेट को फीलिंग आ जाती है कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट है, तो 70 को अगर हम कट ऑफ लेके चले, 70% अगर आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी तैयारी आपने 70% काफी अच्छे से की है और आपका वो क्रैक ना हो एग्जाम। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, मैं सिलेबस के पीछे ज्यादा नहीं भागता था, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि मुझे 100% सिलेबस कवर करना है। मुझे ये था जितना करना है अच्छे से करना है। और मॉक टेस्ट में मुझे मेरी कमियों का, मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का वो पता रहता था कि क्या है। सागर, इतना बड़ा सिलेबस है, रिवाइज कैसे करें? रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यस मैम। मैम एक्चुअली मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को चुना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आया था और इसका एग्ज़ाम हुआ सितंबर 2021 में। तो मेरे पास एम्पल टाइम था कि मैं अपना जो 70 to 75% जो मैं सिलेबस है वो कंप्लीट करके उसको रिवाइज भी कर सकूँ। तो मैंने उसको मंथ्स में डिवाइड किया हुआ था कि एक मंथ में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, नेक्स्ट मंथ में अगला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उससे नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन। तो मेरे पास एम्पल टाइम था, मैं इस मामले में काफी लकी था कि मैं अपना सिलेबस भी अच्छे से कर पाया, उसको रिवाइज भी कर पाया और मॉक टेस्ट भी लगाता रहा। सागर, ये तो रिटर्न स्टेज की बात हो गई, अब थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। फर्स्ट टाइम यूपीएससी में जाना हुआ था, काफी सारे मिथ्स सुने हुए थे यूट्यूब पे कि ऐसा होता है वैसा होता है, आप जब तक मॉक इंटरव्यू नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या बहुत सारे फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे तैयार करें, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से मुझे भी जूझना पड़ा था। बट अब फाइनली जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं एक बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी आपको खुद से बेटर कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको खुद से बेटर कोई जान नहीं सकता। सबसे पहली बात, आप नॉलेज का ये टेस्ट है, इंटरव्यू में नॉलेज का रोल है, लेकिन मेरा मानना नॉलेज से भी ज्यादा आपका कैरेक्टर का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप जो भी बात कर रहे हैं, आपकी हो सकता है उसमें नॉलेज कम हो, क्योंकि हर कैंडिडेट को सब कुछ नहीं पता हो सकता है आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो, आपसे जो क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप आपके अंदर वो कैरेक्टर है या पर्सनैलिटी है बात करने की, तो वो उनको दिखती है सामने वाले को। वो हमेशा, और जिस ऑनरेबल पैनल के सामने आप बैठते हैं उनका एक्सपीरियंस अगर हम काउंट करें तो वो 100 साल से ज्यादा होता है इन टोटल। तो उनको पता होता है कि बच्चे का क्या कैरेक्टर है, क्या पर्सनैलिटी है, एक ऑफिसर बनने के काबिल है या नहीं कैंडिडेट। तो हाँ, नॉलेज के पीछे जाइए जरूर, वही आपको अंत में जिताएगी, लेकिन जहाँ इंटरव्यू की बात है, मुझे लगता है नॉलेज से कहीं ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका हाव भाव, आपका कैरेक्टर, ये सब ज्यादा मायने। सागर, अगर एक आध क्वेश्चन आप शेयर कर सके और उसको कैसे टैकल किया, क्योंकि आपने भी कहा कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं, कोई पैटर्न नहीं, और बहुत क्यूरियोसिटी सबके अंदर होती है कि जाने क्या होता है इंटरव्यू में। जी मैम, ये क्यूरियोसिटी मेरे साथ भी थी और काफी स्टूडेंट के साथ रही थी जिनके साथ मेरा कंपटीशन था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी में जा रहे थे। तो मेरा जो तरीका था प्रिपेयर करने का, मैं अपने खुद के नोट्स बनाता था। मैंने खुद के अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस हैंड रिटन बनाए थे कि मैं क्या हूँ, मेरे बारे में मैं खुद को जानने के लिए बेसिकली मैंने 50-60 क्वेश्चंस का वो मैंने पैटर्न एक बनाया था। उसके बाद मैं मिरर प्रैक्टिस करता था
क्योंकि मुझे ये था कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मैं मिरर के थ्रू करता था। मिरर प्रैक्टिस मैंने काफी की है इसको लेके। और हाँ, मैंने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, मैंने 2-3 जगह मॉक टेस्ट दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, जिसकी वजह से मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम हुई थी। फाइनली जब मैं यूपीएससी के पैनल के आगे इंटरव्यू दे रहा था तो मैं एज सच कोई नर्वस नहीं था, सेटल था। मुझे ये था कि हाँ, नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, नॉलेज इतना मेरे लिए मैटर नहीं कर रही थी उस टाइम। तो मुझे ये अंदर से कॉन्फिडेंस होता है तो वो झलकता भी है चेहरे पे। तो बस वही सब था। साकिर, जैसे अभी आप मेंशन कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस रहना है, और ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, और ये आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एवरीबॉडी। सागर, आपने पूरे समय बताया इंटरव्यू के दौरान कि स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है। मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगी कि आजकल इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू? मैम, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दौर में सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन से सब ओवरलोड है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कैसे फिल्टर किया जाए कि क्या आपके काम का है, क्या नहीं है, इस मामले में मैं अपना पूरा क्रेडिट स्टडी आईक्यू की टीम को देता हूँ। जो स्टडी आईक्यू का डेडिकेटेड कोर्स था, मैं फिर से अमित सर का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, कि वो उन्होंने खुद ही एग्जाम क्रैक किया, तो उनसे अच्छा हम कोई नहीं बता सकता था उस टाइम पे कि ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हमें कितना पढ़ना है। तो वही बात है कि सब कुछ कोई कैंडिडेट नहीं पढ़ सकता। वो जो आप 70 to 80% अपना सिलेबस कवर करेंगे, वो कम से कम ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो उस मामले में स्टडी आईक्यू ने मेरी बहुत सपोर्ट किया, और मेरा सबसे ज्यादा रोल अगर इस एग्जाम को क्रैक करने में है तो वो स्टडी आईक्यू का ही। वेरी ग्लैड टू नो सागर, और पूरी टीम की तरह द एंटायर टीम इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सागर, थैंक यू, सेशन के थैंक एंड में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएफओ एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज, टिप्स, सजेशन आपकी तरफ से? यू। यस मैम। मैम, यूपीएससी ईपीएफओ का एक ये ऐसा एग्जाम है जो फ्रीक्वेंट नहीं है। ये टाइम टू टाइम आता है। लास्ट टाइम 2016 में आया था, उसके बाद 2020 में आया था, और अब पता नहीं कब आएगा। तो मेरी यही सलाह है कि जब भी ये एग्जाम निकलता है और किसी कैंडिडेट को इसकी प्रिपरेशन करनी है, अगर वो इच्छुक है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा ये कहना है कि वो सिर्फ इसी एग्जाम पे फोकस रखे। क्योंकि अब हमारा एग्जाम इतना लंबा खिंच चुका था कोविड की वजह से कि काफी सारे बच्चों ने सोचा चलो हम इतने सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, सीजीएल भी आ रहा है और अदर स्टेट एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो आपको हमेशा एक ही किश्ती में सवार होना है। अगर मैंने ये सोच लिया कि मैंने ईपीएफओ क्रैक करना है तो बस मैं ईपीएफओ को ही करूंगा, चाहे वो कितना डिले हो या कितना जल्दी हो एग्जाम। तो मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है जो काफी टैलेंटेड थे, जो आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते थे, सिर्फ 3-4 ऑप्शंस को लेके चलते रहे और वो रह गए। तो मेरा यही मानना है कि आप एक ऑप्शन चूज करिए, पिक करिए, उसी पे चलिए, उसी को पकड़ के। जरूरी नहीं है कि आप ईपीएफओ का ही एग्जाम दे रहे हैं, ये हर एग्जाम पे ये बात लागू होती है। अगर आप सीजीएल दे रहे हैं, स्टेट पीएस दे रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप एक ही किश्ती में सवार रहिए, एक ही एग्जाम पे एक टाइम फोकस किए, वो आपका जरूर होगा। थैंक्स अ लॉट सागर फॉर जॉइनिंग अस इन द टुडेज सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।